Hello everyone, welcome back to our channel, and in this video we are going to cover Geography class 10th chapter number 2, and that is Forest Wildlife Resources. Now, since we have done resources and development in our previous chapter, अब टाइम आ गया है हमारे दूसरे चैप्टर का। तो इस चैप्टर में होने क्या वाला है, देखो हमने पिछले चैप्टर का एक बार छोटू सा रिकॉल करता है सो दैट वी आर ऑन द ट्रैक और हमें सारी चीजें अलाइन होके समझ में आए, चीजों को हम समझ पाए कि व्हाट we are going to study what is the chapter is going to be about and everything in general. तो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में which happens to be the first chapter of geography हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी में रिसोर्सेस का मतलब होता है वो कोई भी चीज जो हमारे काम आती है ना। जो हमारा रिसोर्सेस का डेफिनेशन होता है उसका मीनिंग हमने करा, राइट? डिड वी डू दैट? यस। अगर हम बोले आपको कि हमारे रिसोर्सेस क्या होती है तो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में करा था वो कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर दे वो रिसोर्स होती है। हाँ, हमने यही करा था ना। बोलो जल्दी से, डिड वी डू दैट? बोलो। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इज अ रिसोर्स। हमारे पूरे इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चीज अवेलेबल है तो वो रिसोर्स होती है। नाउ इट कुड बी बायोटिक, इट कुड बी एबायोटिक, इट कुड बी रीन्यूएबल, इट कुड बी नॉन रीन्यूएबल, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज फॉर दैट, है ना। तो वैसे हमारे पास जब हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो देयर आर सर्टेनली फ्यू रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन द फॉरेस्ट and in these forests we see a lots of wildlife. यहाँ पर मिलने वाले हमारे फ्लोरा फौना बस हमें इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज है वो कवर करना है। लाइक व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू वी हैव, व्हाट आर देयर एनी फॉरेस्ट जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हैं, क्या कुछ कम्युनिटी के कुछ फॉरेस्ट होते हैं, कैसे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, कैसे वाइल्ड लाइफ खत्म होता जा रहा है बिकॉज हम इनके जंगल काटते जा रहे हैं, हम इनका जो होम है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट इज ऑल वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। अगर हम बात करें जो हमारे 2025 और 2026 वाला सेशन है, इसमें जो हम लोग 10th बोर्ड्स देने वाले हैं, ऑब्वियस रीजंस की वजह से तो बोर्ड्स दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स भाई क्लास 10 में आ चुके हैं हम, और अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो यह चैप्टर कंप्लीटली आ रहा है आपका, ठीक है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली कमिंग इन योर एग्जाम्स, तो यू हैव टू डू इट थॉरली। ये आपको पूरा करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। ऑल राइट एवरीबॉडी, सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्लास। चले अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो हमने समझ लिया कि कोई भी चीज जो हमारे काम आती है वो एक रिसोर्स होता है, वो हमारे ह्यूमन नीड्स को अगर सेटिस्फाई कर रही है, एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इज अ रिसोर्स, और इसके साथ एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो आपको पता है ना फॉरेस्ट हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ जी, क्यों नहीं कर रहे। फॉरेस्ट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास। आई नो प्लांट्स है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन जो फॉरेस्ट है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन नीड्स। वो हमारी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प कर रहा है, वो हमारे ऑक्सीजन इनटेक को पूरा कर रहा है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और फॉरेस्ट के बीच में एक गैप क्रिएट नहीं होने देता है। तो हमारे फॉरेस्ट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट फॉरेस्ट ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और विदाउट वेजिटेशन ऑब्वियसली हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन। और जो नॉर्मल प्लांट्स जो हम देखते हैं ना रोड के साइड में वो सफिशिएंट नहीं है ना। तो तभी तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है ना, ये सारी चीजें। तो जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमें हमारा चैप्टर सबसे पहले बातें करेगा कुछ स्पीसीज के बारे में, वो स्पीसीज जो हमारे वाइल्ड लाइफ वाले पोर्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा चैप्टर हमें बोलता है कि नॉर्मल स्पीसीज होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे, अरे नहीं, नॉर्मल स्पीसीज का मतलब है जिनका पॉपुलेशन ठीक ठाक है, लाइक यू सी देम एवरीवेयर। ओके, नॉर्मल लाइफ में हमने उनको देखा है। नाउ आई कॉल यू कि अरे बच्चा कैसे, आज आपने गाय देखी? गाय गाय क्या होती है, मैंने तो नहीं देखी।
Okay, hi, Yash, how are you? तो यश इज लाइक आई सॉ डॉग टुडे, सो आई वोंट बी सरप्राइज, डॉग ही तो देखा है, कौन सा इतने हिरन देख लिया है सड़कों पर चलते हुए। सो जो नॉर्मल स्पीसीज होते हैं वो कौन से स्पीसीज होते हैं, आओ देखते हैं। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि क्या है, species whose population level are considered to be normal for their survival such as cattle and rodents etc. वो हमारा क्या है, स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन नॉर्मल लेवल पर है और वो एकदम से गायब नहीं हो जाएंगे। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि अरे डॉग्स का ना खत्म हो जाएगा पूरा, ये रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, अब डॉग्स नहीं हमें देखने को मिलेंगे, सो यू विल बी लाइक सैड एंड यू विल गेट डिप्रेस्ड, अरे वाओ यार डॉग तो इतनी अच्छी ब्रीड होती है, ये लोग नहीं होंगे। तो नॉर्मल स्पीसीज का मतलब है जिनका पॉपुलेशन अच्छे खासे लेवल पर हमको देखने को मिल जाता है। सो दैट इज अ नॉर्मल स्पीसीज फॉर यू। डू वी हैव अनदर काइंड ऑफ स्पीसीज एज वेल? डेफिनेटली, तभी तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ना है। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारा क्यूटू सा कैटल है, क्यूटू सा रोडेंट है ना, क्यूटू सा डॉग, तो दीज आर द नॉर्मल स्पीसीज जो हम वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ आल्सो, है ना। हम सड़क पर भी जा रहे होते हैं, वी सी दीज पीपल, आई मीन सी दीज स्पीसीज नॉट पीपल। अब फिर सेकेंड नंबर पर हमारा चैप्टर हमें कहता है कि क्या आपको पता है कि एक हमारे पास होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, अब ये आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है बोर्ड कि आपको ये बातें बच्चा पता हो। तो वो स्पीसीज, दीज स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, ये हमारे जो जनजातियां हैं, ये जो एक तरीके का हमारे पास स्पीसीज है, ये खत्म हो सकता है अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा। इन डेंजर का मतलब ये है कि इन डेंजर है यार, ये इनका जो पूरा कॉम्पोजिशन, ये लोग खत्म हो सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन डेंजर, सो हम बात कर रहे होते हैं वो जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, उनका शिकार नहीं करेंगे, उनको इलीगल तरीके से हंटिंग नहीं करेंगे, उनकी पोचिंग नहीं करेंगे, उनसे बिजनेस कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, वी विल जस्ट लेट देम लिव देयर लाइफ, है ना। इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें ऑलरेडी जो है कम होते जा रहे हैं, पेंगुइन कितने कम हो रहे हैं, पांडास कितने कम हो रहे हैं, बिकॉज वो गर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। पेंगुइन्स कैन नॉट सर्वाइव इन द हॉट वेदर, है ना, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर एंड दे आर लिविंग, पेंगुइन्स कहाँ रहते हैं, ग्लेशियर्स में, है ना, एकदम बर्फ की चट्टानों पर। तो अभी बर्फ नहीं रहेगी तो वेयर विल दे लिव, दे विल नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव, सो देर वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे वो लोग, है ना। तो दैट इज हाउ। तो इंडेंजर्ड में थोड़े एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि हमारा ब्लैक बक, है ना, जिसका शिकार सलमान खान ने किया था, वही वाला ब्लैक बक है बिल्कुल। क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनोसोरस, लायन टेल मैके, संघाई विच इज द ब्रो एंटी डियर, एंटर डियर होता है मणिपुर में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ये हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ये डेफिनेशन में आ सकता है, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वल्नरेबल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वल्नरेबल? वल्नरेबल है जो इंडेंजर्ड से भी डेंजर कैटेगरी में जा चुके हैं। देखो अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। These are species whose population has declined to levels that are likely to move into the endangered category in the near future if it continues to decline in the same manner. अगर इन लोगों की स्पीसीज वल्नरेबल है, ये बिल्कुल क्या है, वल्नरेबल है कि अगर पढ़ाई नहीं करी तो बेटा फेल हो जाओगे, लेकिन फेल हुए नहीं हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ना अभी 37 मार्क्स आ रहा है 100 में से, 36 आ रहा है, तो अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाके फेल होने वाला चांस बन जाएगा। तो वल्नरेबल स्पीसीज वो हैं जो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जिनका शिकार हो रहा है, जिनके बारे में हम सोच ही नहीं रहे, तो वो वल्नरेबल से इंडेंजर्ड के में चले जाएंगे और इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट खत्म हो जाएंगे, जो अभी नहीं मिलते हैं, है ना, वो भी करेंगे हम कौन सी होती है। तो फिर से वील रीड दिस अगेन, वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे इन नियर फ्यूचर। और एग्जाम्पल देखो, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वल्नरेबल है हमारे, ठीक है। ये वाले जो हमारे बच्चे लोग स्पीसीज हैं, ये हमारे वल्नरेबल कैटेगरी में जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रखते हैं। सो वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है, वो हमको हमारे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रहेंगे कि नहीं, पहले मुझे वो बताओ, याद रहेंगे आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स? बोलो जल्दी से, है ना। हम लोगों को इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना है, बहुत बढ़िया से करना है। यू कैन जस्ट रीड इट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, ये हमें पता होना चाहिए। तो वल्नरेबल स्पीसीज मैंने डाला, एशियन एलिफेंट देखो कितना कमजोर भी हो गया है, और यू कैन ऑब्वियसली सी द गैंगेटिक डॉल्फिन एज वेल, ठीक है। डॉल्फिन जो है फ्रेश वाटर में ही सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है हम लोगों को, नेक्स्ट है हमारा रेयर स्पीसीज। अब इस रेयर स्पीसीज को पढ़ो जल्दी से।
नाउ वी विल गो थ्रू द रेयर स्पीसीज, बोलो जल्दी से। रेयर स्पीसीज में क्या देखने को मिलता है? रेयर का मतलब ही होता है कि जो बहुत कम मिलता होगा, है ना। रेयर का मतलब ही होता है वो स्पीसीज जो बहुत कम पॉपुलेशन है, मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी और वल्नरेबल कैटेगरी। ओके चलो पढ़ते हैं इसको, है ना। देखो अब एग्जांपल्स भी बहुत देखने हमें इसका। अब रेयर, देखो अब इसका ना एक सीक्वेंस भी आप समझ सकते हो। सबसे जो खत्म ही हो चुका है, दैट्स एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये हमारी खत्म है, अब इसके बारे में, इससे वापस नहीं आया जा सकता है। एक्सटिंक्ट से पहले वो गए होंगे इंडेंजर्ड जोन में, इंडेंजर्ड से पहले वो कहां होंगे? वल्नरेबल में, और वल्नरेबल से पहले दे आर इन द रेयर कैटेगरी। तो रेयर से वल्नरेबल, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड से बेटा खत्म हो गया। यहां पर ये पूरा हमारा साइकिल है। तो नाउ सिंस वी हैव डन, क्या हमने एक्सटिंक्ट देखा? अब जो एक्सटिंक्ट भी हो गया, यानी कि वो एंड हो चुका है, दैट चैप्टर इज ऑलरेडी एंडेड, देयर इज नो कम बैक। यहाँ पर क्या है? डेंजर है, हमें एक्शन की नीड है ना। यहाँ पर क्या है? हम लोगों को अब एक्शन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पर क्या है? काम करना पड़ेगा। और वल्नरेबल में हमें अटेंशन क्रिएट करनी है, हमें अटेंशन, कि हमें पता चल गया है कि भाई अब फेल होने वाले हैं, घंटी बज गई दिमाग की। और रेयर यानी कि जिनकी पॉपुलेशन कम है, जो कि रेयरली हमें हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। रेयरली देखो जल्दी से, एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसी हमारी क्या है? स्पीसीज जो कि बहुत स्मॉल पॉपुलेशन में है और मे मूव इनटू दी इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी, अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, वो नेगेटिव फैक्टर जो उनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, और वो फिर नहीं मिलेंगे। अब आप सोचोगे कि नेगेटिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अब खुद सोचो कि अगर मेरे को एक जगह में रहना है ना, मुझे कहाँ रहना है? मुझे ठंडी जगह में रहना है, या फिर मुझे घने जंगलों में रहना है। तो यहाँ पर ये पता है बर्ड्स माइग्रेट भी करते हैं, लोग माइग्रेट भी करते हैं, आपको नहीं पता तो आई जस्ट टेल यू। ये जो जो भी हमारे होता है ना, इसके नेगेटिव फैक्टर्स क्या है? नेगेटिव फैक्टर्स एक्चुअली में है कौन से? जो नेगेटिव फैक्टर हमारे वजह से हम लग कर रहा है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आता है जो हमारे इलीगल हंटिंग। यस, इलीगल हंटिंग जो हम लोग कर रहे होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पर पोचिंग करते हैं इनकी, है ना, इनको बेचना चाहता है, इनको अरबों खरबों में इनकी पोचिंग चल रही है, इलीगल इनको हंट किया जा रहा है। या फिर बहुत ज्यादा जो एफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, सॉरी डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है। डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से आप एक पेड़ काट दो, उस पेड़ काटने से एक चिड़िया का घोंसला चला जाएगा, उस पेड़ पर बैठने वाले बर्ड्स फिर वहां नहीं आएंगे, है ना। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ पीस ऑफ जमीन वी हैड, है ना, और इस जमीन पर बहुत सारे लोगों के घर हैं। ऑब्वियसली घर, जमीन पर ही घर होते हैं, और यहाँ पर आप इमेजिन करो कि यहाँ पर लोगों के घर है ना, और बहुत बढ़िया से लोग उस घर में रह रहे हैं, और ये क्या है? इसके में चलो मान लो 600-700 लोग रहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है बहुत सारे ट्रीज, है ना, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ट्रीज है। अब आप इन ट्रीज के वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा चहल पहल देखोगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर सॉइल भी फर्टाइल मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको बर्ड्स एनिमल सब कुछ आना जाना बहुत एक मन लगेगा। लेकिन आप अगर ये पेड़ को कट कर दो, आप यहाँ पर ये पेड़ को कट कर दो, और इसको क्या बोलते हैं? इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज। और यहाँ पर आपने दोबारा से घर बनाने शुरू कर दिए। आपने क्या बोला कि आपने घर बनाने यहाँ पर शुरू कर दिया, आपने मल्टीपल घर बनाए, बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, ग्रोथ हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बट एट व्हाट कॉस्ट? हमने क्या करा? हमने एक बर्ड, वो जो बर्ड यहाँ रहने आती होगी, उस बर्ड का जो घोंसला होगा, क्या पता वो कोई रेयर स्पीसीज यहाँ पर रहता हो, तो हमने क्या करा? उसका घर ही काट दिया, है ना, उसका जो नेस्ट था वो ही डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ रहे हो आप लोग? तो ये हमारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन, पोचिंग, इलीगल हंटिंग आर सर्टेनली सम फैक्टर्स विच इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, तो मैंने बचपन में देखा है कि बचपन में हमारे यहाँ पर स्क्वायरल होती थी। स्क्वायरल इज अ टाइप ऑफ बर्ड जो कि बहुत ही प्रिटी सी, बहुत ही छोटू सी बर्ड होती है। शी इज वेरी फ्यूरियस एंड एक्टिव, छोटी सी होती है, ब्राउन कलर की। नहीं सॉरी, स्पैरो, नॉट स्क्वायरल, स्पैरो, स्पैरो, आई एम सो सॉरी। स्पैरो जो है होती थी, और वो आज इतनी रेयर है, लाइक यू हार्डली गेट टू सी दैट बर्ड। वो बर्ड होती है ब्राउन कलर की, छोटा सा स्ट्राइप्ड बॉडी होता है उसका। एंड वी यूज टू सी कि हाँ वाओ कितनी क्यूट है, वहां पर वो रहती थी। एवरी टाइम वी आर आउट तो वो चिड़ 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 करके अपना पूरा क्रिस्पी सी आवाज निकालती थी, बड़ा मन लगता था, है ना, एकदम नेचर से कनेक्टेड फील होता था। बट
देन मेट्रो सिटी स्टार्टेड बिल्डिंग अप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी, मॉल्स बनने लगे, पेड़ों को काटा जा रहा है, क्लियर जो है बड़े बड़े एरिया ऑफ जंगल्स काटे जा रहे हैं, दो स्पीसीज जस्ट वेंट अवे, है ना, चले गए वो हमारे यहाँ से, पता नहीं कहाँ होंगे। तो दैट इज द रेयर स्पीसीज वाला जो हमारा पोर्शन है कि हमें बचाना होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल जरूर देख लो, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल और डेजर्ट फॉक्स आपने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बाकी एग्जाम्पल बेटा करने हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल भी कंसीडर करने हैं, ये भी हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। समझा आप लोगों को? जल्दी से बोलो, आप लोगों को समझा इतना? जल्दी से बोलो एक बार मुझे। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक और पेंडेमिक सुना है ना, पेंडेमिक सुना है, चलो एंडेमिक देखते हैं। ये species, these are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers such as the Andaman teal, the Nicobar pigeon, the Andaman wild pig, mithun in Arunachal Pradesh. Now what do we mean by this particular thing? What do we mean by endemic species? देखो endemic species वो वाली species होती हैं जो एक particular area में ही मिलते हैं, जो अपने एक नेचुरल हैबिटेट में, अपने एक जोग्राफिकल एरिया में ही रहते हैं। तो आपने सुना ना पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक का मतलब क्या है, पूरे दुनिया में आया है वो, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, पूरा का पूरा। लेकिन ये क्या है, एंडेमिक। यहाँ पर पैंडेमिक नहीं है, एंडेमिक है, और ये एंडेमिक जो वर्ड है दैट इज अ स्मॉलर टर्म फॉर द पैंडेमिक। ये ऑपोजिट बोलो आप बेसिकली, है ना, ये क्या है, ऑपोजिट है। तो जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, कि हमारे एरिया में इतना बड़ा पार्क मिलता है, यू नो, हमारे एरिया में सबसे बड़ा दुनिया का मॉल मिलता है, यू नो, वी हैव द लॉन्गेस्ट हाईवे जो है ना वो हमारी स्टेट में मिलता है ना, जो वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पर होता है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, दोज आर दैट स्पीसीज जो पर्टिकुलरली एक ही एरिया में मिलते हैं। समझा आपको? तो जो भी हमारे एक ही एरिया में मिलने वाले क्या होते हैं, एक ही एरिया में मिलने वाले जो स्पीसीज होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। और इसीलिए नाउ यू विल सी कि इनके आगे लिखा हुआ है अंडमान टील, वो टील जो कि अंडमान में ही मिलेगी, वो पिजन यानी कि कबूतर जो निकोबार एरिया में ही मिलेगा, वो कबूतर जो पिजन है वो कहाँ चला गया है, वो हमारा निकोबार एरिया में चला गया। या फिर वो वाइल्ड पिग जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो हमें अंडमान में ही मिलेगा। या मिथुन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो हमें अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा। वो मिथुन हमें दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है। समझा आपको? चलो, सो दैट वाज द एंडेमिक स्पीसीज। फिर आ जाता है वही, है ना, जो कि हमने देखा अभी, जो कि ये तो हमने देख ही लिया था, एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि वो अब उस एरिया से खत्म हो चुका है, उस कंट्री से खत्म हो चुका है, मे बी उस कॉन्टिनेंट से खत्म हो चुका है, या पूरे अर्थ से ही खत्म हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल खत्म हो गई, हमें कभी भी नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो एक एरिया से, एक रीजन से, कंट्री से, कॉन्टिनेंट से, या पूरे अर्थ से एक फिनिश हो जाती हैं, अब वो एंड हो चुकी हैं, दोज आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एग्जाम्पल एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जस्ट वेरी वेरी बेसिक टू बी अंडरस्टूड। काफी बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। समझा आप लोगों को? जल्दी से बोलो। इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई, हम लोगों ने इतनी चीजें डिटेल में पढ़ ली। अब हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ यू टेक अ पॉज, यू गिव मी द आंसर, कि अब आप खुद सोचो, यू जस्ट पॉज दिस वीडियो, है ना, और आप सोचो कि क्या फैक्टर्स होंगे, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉज सच fearful depletion of the flora and fauna। बोलो जल्दी से। यू टेक दिस वीडियो एज अ पॉज, आपने यहाँ पर वीडियो पॉज करो, अब सोचो। अब आपने सोच लिया होगा कि क्या हो रहा है ना, क्यों डिप्लेशन हो रहा है, वो कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको करते हैं एक बार। सबसे पहले हैं ये रीजंस, ये हमारे एनसीईआरटी के एज इट इज रीजंस हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो अब हम इसको ध्यान से सुनते हैं। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स सच एज वुड, barks, leaves, rubber, medicine, dye, फूड, फ्यूल, फॉडर, मेन्योर एक्सेट्रा। सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है हमारे एक्सेसिव यूज करने का नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अब नेचुरल रिसोर्सेज है, यूज करना पड़ेगा ना, ह्यूमन बींग्स की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए तो भाई फिर पूरा मैनेज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर 1 रीजन हो गया। हम लोगों को रेलवेज बनाना है ना, हमें डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी पर जाना है ना, हमें डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी पर जाना है, रेलवे बनाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। रेलवे हवा में तो हम नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस रीजन है। हवा में बनता तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। रेलवे बहुत एक्सपेंसिव होती है, पेड़ काटने पड़ते हैं, जगह देखनी पड़ती है, तो क्या होगा, रेलवे ऐसे तो नहीं बने। एक्सपैंड हमने इतना ज्यादा करा रेलवे को, हमें काटने पड़े पेड़, और पेड़ काटने पड़े तो भाई हमारे फ्लोरा फौना डिसअपियर होने लगे। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हमें करना पड़ा। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर में फर्क सब बच्चों को पता होगा। फॉरेस्ट नेचुरल है, वर्जिन है, लेकिन एग्रीकल्चर में नेचुरल नहीं है कुछ भी, उसको ह्यूमन एक्टिविटी से करा जा रहा है। ओके, तो एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। कॉमर्शियल एक्टिविटीज, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज से भी हमारे फ्लोरा फौना खत्म हो रहा है। हमें माइंस है, माइंस क्या होती है, जो कि लैंड के अंदर है, और हो सकता है कि लैंड पर वेजिटेशन हो, तो वो वेजिटेशन हटानी पड़ेगी। मान लो कि 1-2 किलोमीटर का एरिया तो कट नहीं होता है, वी नीड एकर्स एंड हेक्टेयर्स ऑफ जमीन टू यू नो गेट थ्रू दी मिनरल्स। हमें मिनरल्स के लिए हेक्टेयर्स ऑफ जमीन क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड माइनिंग एक्टिविटीज, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, और उनमें होने वाली माइनिंग, उनमें होने वाली जो माइनिंग है वो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे फ्लोरा पेड़ खत्म, भाई क्या पता कौन सा पेड़ था जो खत्म हो गया, क्या पता कौन सी जड़ी बूटी थी जो खत्म हो गई, या फिर आप ऐसे कह सकते हो क्या पता कौन सा ब्रीड या कौन सा स्पीसीज वहां मिलता था जो अब हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। एग्जाम्पल इसका दिया भी हुआ है कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जब मध्य प्रदेश में बन रहा था तो 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट काटना पड़ा था। कैन वी इमेजिन दिस, 40,000 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट काट दिया गया जस्ट बिकॉज एक डैम बनाना था। हाँ, वी नो कि मल्टीपल पर्पस होता है डैम, काफी सारी चीजों को हमारी फुलफिल भी करता है, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी सब चीजों पर वो हावी हो जाए या फिर बाकी सब चीजों पर वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, राइट। तो 40,000 ऑफ हेक्टेयर ऑफ जमीन काटना पड़ा था एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अनइक्वल एक्सेस है, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, है ना। फ्लोरा फौना किसको फर्क पड़ा है, छोड़ो ना, ब्लैक पिंक तक हम थोड़ी देखने जाएंगे। हमारे जेब में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। भाई 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, अभी वॉर जैसे सिचुएशन हो रखी है, पूरे इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा इश्यू चल रहा है, अब इतना पैसा कमा के कहाँ जाना है जब वॉर जैसे सिचुएशन में ही मर जाएंगे। तब खुद सोचो ना, जब इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो ह्यूमन बींग सर्वाइव कैसे करेगा भाई, नहीं कर पाएगा ना सर्वाइव, दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नाउ सिंस वी हैव डन दिस थॉरली, तो ये आपको पता है कि हमने इतना थॉरली इसको करा है, दिस बिकम्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, ये एज इट इज एनसीईआरटी में जो डेटा है वही हमने यहाँ पर ऑब्वियसली डाला है। एनसीईआरटी से रिलेटेड आंसर करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझा आप लोगों को, चलो तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब जब हम इतना ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि चलो भाई सॉल्यूशन में निकाला जाए, इस पूरी कहानी का क्या सॉल्यूशन है, लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एज वेल। तो सॉल्यूशन ये निकला कि जो बहुत सारे फॉरेस्टर्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, और जो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे होते हुए नहीं देख सकते, हम लोग ऐसे होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते, और अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि ग्रेटेस्ट रिग्रेडिंग फैक्टर्स है, और ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जो हैं हमारे फॉरेस्ट डिप्लीट हो जाएंगे, ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन करने के चक्कर में हमारा सब हमारे हाथ से चला जाएगा। ये किसने बोला, जो लोग फॉरेस्ट से, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट को प्यार करते हैं, इन्वायरमेंट को समझते हैं, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वी नीड बेटर पीपल, वी नीड बेटर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और बाय द पीपल। तो उन्होंने क्या बोला कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या है, जो आपका लिविंग इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। हैबिटेट मतलब जहां पर आप रह रहे हो उसको डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर are factors which have led to the decline in India's biodiversity. Now this becomes very important. ठीक है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, चलो मैं बताती हूँ। What are the
that led to the decline of biodiversity. वो कौन से फैक्टर्स जिनके वजह से बच्चा हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई? आंसर ये रहा। आंसर कहाँ है, आओ देखो। आंसर ये हैबिटेट डिस्ट्रिक्ट। अरे यार देखो, अगर हम यहाँ पर बोले कि हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है, क्या हो गया है, हमारा हैबिटेट खत्म होते चला जा रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा रीजन, हंटिंग सबसे बड़ा रीजन, हमारा पोचिंग सबसे बड़ा रीजन है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हम लोग, जिस चीज की जरूरत नहीं वो भी काट रहे हैं बिना मतलब। अगर एक डैम से काम चल रहा है, 2 डैम से काम चल रहा है, 4 4 5 5 प्रोजेक्ट बना रहे हैं डैम्स के लिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना, पेड़ काट रहे हैं तो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। ऑक्सीजन और CO2 में डिसबैलेंस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा। फॉसिल फ्यूल का बर्न कर रहे हैं, नहीं भी जरूरत हो रही है तो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, नहीं भी जरूरत हो रही है तो भी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल यूज कर रहे हैं। पॉइजनिंग, बहुत बार लोग जो है भाई जहर दे देते हैं कि अरे यहाँ से एनिमल्स खत्म हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पर रहने, है ना। अगर यहाँ पर शेर आता है और शेर में तो अब नहीं जा सकते ना, तो शेर जंगल में नहीं जा पाएंगे तो लकड़ियां नहीं ले पाएंगे, तो शेर को जहर दे दो भाई, जहर दे दो। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर इज वन सच एग्जाम्पल जो कि कुछ लोग कर देते हैं, बहुत बार वो फैल भी जाती है। तो दीज आर द रीजंस बच्चा लोग जो कि आपको करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी। एंड व्हाट डू वी मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायो मतलब है जो लिविंग बींग्स है ना, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स है और डिफरेंट है, और इसलिए हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंट लिविंग बींग्स हमारी बायोडाइवर्सिटी से कम हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर लोग थोड़ी कम हो रहा है, पूरा कोई भी प्लांट किंगडम, कोई भी एनिमल किंगडम हमारा कम हो रहा है। तो ये हमारा पूरा हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली, इतनी बातें हमने समझ ली। तो फिर हमने बोला कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल, जो हमारा ये हम लोग कर रहे हैं ना, एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है कि हमारा ऐसा हो जाएगा कि हम जी नहीं पाएंगे, हमें सांसें नहीं आएंगी, लेकिन उसके पीछे और भी रीजंस है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल. Such losses have increasingly marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent communities. हम बायोलॉजिकल लॉस तो चलो देख रहे हैं कि हमारा बायोलॉजिकल जो लॉस है कि हमारा एनवायरनमेंट बड़ा दिक्कत में है, हंटिंग से हमारा डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये सब तो हमने देख लिया। बट वहां पर रहने वाली कम्युनिटीज को भी, कल्चर को भी इफेक्ट हो रहा है, जिनकी जनजातियां खत्म होते जा रही हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है, वहां पर मिलने वाली कम्युनिटीज, वहां पर मिलने वाले लोग, है ना, जो अंडमान निकोबार में कुछ लोग बचे हुए हैं डिफरेंट कम्युनिटीज से, वो कम्युनिटी भी डेंजर में आ जाती है, वहां पर रहने वाले लोग भी डेंजर में आ जाते हैं। ये बात हमारा चैप्टर हमसे कह रहा है। बहुत गरीबी में लोग चले गए हैं, फॉरेस्ट पे निर्भर थे लोग, फॉरेस्ट में खाते थे, फॉरेस्ट में सो जाते थे, फॉरेस्ट ही काट दिया, लो भाई फॉरेस्ट खत्म। अब फॉरेस्ट खत्म होगा तो वो लोग डिपेंडेंट किस पे रहेंगे? अब उनको तो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है भाई, वो तो उनको तो नहीं आता है डॉक्टर बनना, तो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वेरियस कंपोनेंट इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर जो लोग अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, इवन अपनी मेडिसिन के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए एक्सेट्रा पर जो फॉरेस्ट पर डिपेंड थे, अब उनकी लाइफ ही खत्म हो गई। नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर द चेंज। अगर मैं एकदम से गांव के इंसान को शहर में लेके घूमने लगूं, मुंबई जैसे बहुत अमीर शहर में, या मुंबई छोड़ो मैं गांव के इंसान को सीधा पेरिस ले जाऊं, तो उसको कैसा लगेगा? वो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा उस कल्चर को, उसको बहुत ज्यादा अजीब फील होगा, मेरे कपड़े शायद अच्छे नहीं है, मैं शायद अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बहुत सारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, होगा ना। इमेजिन आप आज क्लास 10 में हो, एंड हम लाइक चलो उठो अभी कॉलेज में चलो, ना यू विल नॉट फील लाइक अ फैमिली। अब आपको लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो इतना छोटा हूँ लोगों से, मैं तो अलग हूँ। सो दैट इज हाउ पीपल एक्चुअली डोंट यू नो get together, they don't mix match with each other because of the differences that we have, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एंड विद इन द पुअर, विमेन को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, ये सब आपके पेपर में एग्जाम में आएगा। विद इन द पुअर द वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, और महिलाएं ज्यादा सफर करती हैं क्योंकि उनको बच्चों के लिए लकड़ी जनरेट करना है, सारी चीजें करनी है। इन मेनी सोसाइटीज women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic subsistence need. कैन यू इमेजिन, आज के जमाने में लकड़ी पानी लेके आना, आपने देखा है राजस्थान में, या फिर जहां पर कम पानी होता है तो मटकी सर पर रखकर महिला पानी लेने जाती थी, क्योंकि वो घर के काम में आता था, द सो कॉल्ड डोमेस्टिक वर्क। तो ये जो डोमेस्टिक वर्क होता है, खाना पानी का इंतजाम करना, वो ज्यादातर महिलाएं करती थी।
और जब महिलाओं को वहां पर जाने से रोक दिया गया या उनको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव उनके रास्ते में आए, है ना, तो फिर उनको प्रॉब्लम हुई। अब उनको प्रॉब्लम हुई तो खाने वाने बनाने में प्रॉब्लम आने लगी और इन जनरल पूरी फैमिली सफर करती थी। ठीक है, कम चीजों में काम चलाना पड़ता था। समझा आप लोगों को? जल्दी से बताओ। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे चैप्टर हमें कह रहा है। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस फ्लड ऑल्सो हिट्स द पुअर हार्डर। अब एकदम से क्या है भाई, पूरा सूखा पड़ जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पानी था, जंगल थे, पानी था, बढ़िया है, बारिश हो रही थी, पानी ग्राउंड वाटर रिस्टोर हो रहा था। अब आपने तो खत्म ही कर दिया सारा, आपने की वजह से यहाँ पर सूखा पड़ गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना। अब जो पानी यहाँ पर आता था वो पानी पेड़ों की जड़ों तक पहुंचता था तो वाटर लेवल भी मेंटेन रहता था। अब पेड़ ही नहीं है तो पानी क्या है, पेनिट्रेट ही नहीं करा, पानी ऊपर ही भर गया है ना। तो पानी ऊपर भरेगा तो फ्लड आएगा, जैसे केरला में बहुत होता है। केरला में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया लोगों ने कि वहां फ्लड आ जाती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है, क्योंकि पानी का आने जाने की जगह ही नहीं है भाई। तो फ्लड आएगी ऑब्वियसली। पानी, जंगल काट के तुम घर बना दोगे तो पानी कहाँ जाएगा? वो तो नेचुरल फ्लो है ना, बारिश वहां पड़ती है ज्यादा। हाँ, हमें पता है। मैं कल को घर बना दूंगी तो घर सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहां पर मिट्टी होनी चाहिए ताकि पानी ग्राउंड वाटर में जा सके। ठीक है, अब पानी को जगह नहीं मिलेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा भाई, है ना। तो जंगल काटोगे तो भुगतना तो पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन सब केसेस में पोवर्टी डायरेक्ट आउटकम है, ऑब्वियस सी बात है। इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन होगा तो पोवर्टी आएगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। इन्वायरमेंट जहां पर डिस्ट्रक्ट करेगा पोवर्टी आएगी, लोगों का खाना पीना छूट जाएगा भाई, लाइवलीहुड ही खत्म हो जाएगा। Therefore, forest and wildlife are vital to the equality of life and environment. ये जो फॉरेस्ट और हमारा वाइल्ड लाइफ है, ये काफी जरूरी है एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए। एंड इट इज इम्पेरेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। और क्योंकि ये हमारे लिए इतना जरूरी है तो हमें क्या करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है, कुछ तो करना है कि हम लोग, जब हमारी लाइफ इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है इन सब चीजों पर, तो वाई शुड नॉट बी प्रोटेक्ट देम? वी शुड डेफिनेटली प्रोटेक्ट देम। बताओ, इतना सब कुछ आई होप आप सभी बच्चों को बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, बहुत बढ़िया से हमने सारी चीजों को करा है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विथ द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि हम इन फॉरेस्ट को कैसे बचाने वाले हैं। नेक्स्ट है कि हम इन वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएंगे। अब आप खुद सोचो कैसे बताएंगे। अब आप सोचो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर, ये जो विमेन है, शी इज क्लाइंबिंग द होल थिंग, कितना मजा आएगा, कितना ब्यूटीफुल है। नीचे एनिमल्स रहते होंगे इसलिए ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, और कितने सारे एनिमल्स रहते होंगे, कितने सारे यहाँ पर वेजिटेशन है। इमेजिन करके इतना अच्छा लग रहा है। अब मान लो कि भारत सरकार बोले कि काट दो ना, क्या रखा है, और ऐसे में कैसे हमारी सिचुएशन हो जाएगी। चलो आओ देखते हैं। देखो, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एयर, वाटर एंड सॉइल। जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। और हमारा लाइफ, हमारा क्या है, सबसे जरूरी पानी है, हवा है और मिट्टी है। मिट्टी पर क्या है, मिट्टी पर क्या है, मिट्टी पर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर पानी की वजह से नहीं होगा, पानी होगा तो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर पानी होगा तो हवा भी तो चाहिए, जो कि O2 यानी कि ऑक्सीजन होता है हमारे पास। तो हमारे पास तीनों चीजें जरूरी हैं। एंड इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। आपको पता है, हम लोग क्लास 8 में साइंस में पूरा पढ़ के आते हैं, पूरा जो हमारा एक चेन होता है, फूड चेन, एंड वो पूरा प्रॉपर, वो है ना, देखा है वो पूरा फूड चेन वाला कि भाई ये इसको खाएगा, इसको खाएगा, और ये गोल 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 घूम रहा है। दैट इज हाउ द ब्रीडिंग ऑल्सो हैपेंस, है ना। स्क्रबर्स, ट्रीज, ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं बच्चों लोग। हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ह्यूमन एनिमल्स पर डिपेंड है, एनिमल्स ह्यूमन पर डिपेंड है ना। पूरा फॉरेस्ट फॉरेस्ट, एनिमल एनिमल फॉरेस्ट, सबका एक सर्कुलर बना हुआ है। एक दूसरे की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। अगर रुकेगी तो फिर रुकी जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ब्रीडिंग नहीं होगी अगर हम प्लांट्स एनिमल्स काट देंगे। मान लो कि कोई एक एनिमल है, वो पर्टिकुलर एक ही पेड़ खाता है, या एक ही पेड़ उसके लिए खाना है, और वो पेड़ हमने काट दिया, क्या वो ब्रीड सर्वाइव कर पाएगी? आप बोलोगे नहीं, है ना। तो ये पूरी की पूरी बात है। फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर हम एक्वेटिक, हम पानी खराब कर देते हैं भाई, पानी हमने क्या कर दिया, एकदम गंदा कर दिया, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, मछलियां मर जाएंगी, मर रही हैं। हमने पानी बिल्कुल खराब कर दिया है, हमारा इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डैमेज्ड है। ठीक है, तो जब हम फिशरीज टू आर वेरी हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो जो हमारी क्या है, जो हमारी फिशरीज है वो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को खराब करती हैं एक्वेटिक। अगर हमारे पॉल्यूशन होगा, अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी हम लोग काटते जाएंगे और इननेसेसरली हैवॉक क्रिएट करेंगे, क्योस क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें हैं जो हमने करी,
जो गवर्नमेंट ने करी, कुछ लोगों ने करी, बस वो अब हमें पढ़नी है। हमारा लास्ट सेक्शन है ये और हमारा छोटू से चैप्टर है ये। अब देखो क्या है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत जरूरी है। ये पास हुआ था 1972। ये कब पास हुआ था बच्चा? ये पास हुआ है 1972। ये जो एक्ट पास हुआ था उसमें क्या था? ये एक्ट था गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी हैबिटेट्स ऑफ ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज जो उसमें पब्लिश होंगी। कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं। जब सब लोग इतने परेशान हैं, जब हमें पता चल गया वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस, हमने एक प्रोटेक्शन लिस्ट बनाया, हमने एक एक्ट बनाया, एक पूरा प्रॉपर कानून बनाया। जो नहीं करेगा उसको जेल के पीछे डाल देंगे। एंड दैट वाज 1972। यस, 1972 से लगे हुए हैं हम लोग, बट अभी भी अचीव नहीं कर पा रहे। कैन यू इमेजिन? तो उन्होंने बोला कि हम जो भी हैबिटेट होगा, जिन भी एनिमल्स का, जिन भी स्पीसीज का, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हम एक लिस्ट बनाते हैं और अगर आपने ऐसे करते हुए पाए तो खत्म, जेल के पीछे डाल देंगे। फिर उसके बाद सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो द नेशनल गवर्नमेंट विच वी डिड इन फेडरलिज्म चैप्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे और उन प्रोजेक्ट में एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, जिसमें बटरफ्लाई, मॉथ, बिटल्स और ड्रैगन फ्लाई की कुछ कैटेगरी को, यानी कि अब बर्ड्स वगैरह भी ऐड होने लग जाती है कि अब हमको इनकी पॉपुलेशन भी बचा के रखनी है। कैन यू इमेजिन? अब सरकार सीरियस हो जाती है। एंड इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स भी अब इसमें ऐड हो गए। अभी तक स्पीसीज थी, अभी तक बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, सब कुछ थे, लेकिन अब प्लांट्स भी। तो आपसे पूछा जाएगा 1991 में जाके मैं रियलाइज हुआ कि प्लांट्स भी बचा क्या है, हम लोगों को कुछ इंडेंजर्ड है। प्लांट्स भी जो खत्म हो रहा है, जैसे जड़ी बूटियां जो होती हैं, है ना, ऐसी जो बहुत मिलती नहीं है पूरी दुनिया में, जो कि एक दो स्पीसीज ही है। समझा आप लोगों को? है ना? तो ये हमारा क्या है, प्लांट का स्पीसीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझा आप लोगों को पूरा का पूरा? चलो नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो स्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने अपने स्टेट में एक जगह फिक्स कर लिया है कि ये जगह हम अपनी नेशनल पार्क बनाएंगे और ये जगह हम अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। अपने लोगों को बहुत अच्छे से, अपने एनिमल्स को, सब कुछ, अपने ट्रीज को, सब कुछ बचाएंगे। ठीक है, ये सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी निकाले एक स्पेसिफिक एनिमल को बचाने के लिए, है ना। जैसे कि उनको पता था टाइगर पॉपुलेशन कम हो रही है, वन हॉर्न रिहाइनोसॉरस कम हो रहा है और कश्मीरी स्टैग का पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी निकाले और इन प्रोजेक्ट्स में बात करी हमारे एनिमल्स का प्रोटेक्शन, हमारे एनिमल्स का प्रोटेक्शन। फिर आता है हमारा लास्ट पोर्शन एंड दैट इज कि हमारे पास कुछ टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं और इन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, चलो अब हमारा ये लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको भी हम लोग देखते हैं ध्यान से। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है वो ज्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है और उसको बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देयर इज अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पूरा का पूरा संभालता है फॉरेस्ट से रिलेटेड। और इसी ने ही 3 क्लासिफिकेशन हमारे फॉरेस्ट को दिया, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि नंबर 1 पर आएंगे रिजर्व फॉरेस्ट, नंबर 2 पर आएंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नंबर 3 पर आएंगे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। 3 कैटेगरी बोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। समझ गए हम, है ना। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या देख रहा है, वाइल्ड लाइफ बचाएगा, फॉरेस्ट बचाएगा। हाँ, इसके लिए जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, है ना। आईएएस वाला जो होता है ना, उसमें एक आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये लोगों के फॉरेस्ट में सर्विसेज होती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर सारा ध्यान रखते हैं। सही सुन रहे हो आप, सही समझ रहे हो आप। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में बात करेंगे कि फॉरेस्ट रिजर्व क्या होता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। जितना भी हमारे पास टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसमें से हमने हाफ करा और उसको बोला कि कोई नहीं छुएगा। हमने क्या बोला, जितना भी हमारे पास टोटल लैंड था, ध्यान से सुन लेना, हमारी पॉलिसी कहती है 33% होना चाहिए। हमने क्या करा, हमने इसका आधा हिस्सा किया, आधा हिस्सा किया और आधा हिस्सा सीधा रिजर्व कर दिया। इतना हिस्सा क्या करा हमने, इसका सीधा का सीधा रिजर्व कर दिया। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए और ये हमारे क्या है, ये हमारे रिजर्व फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। टोटल जितना भी अवेलेबल था, चाहे वो 40% हो, 60% हो, 33 हो, 22 हो, 27 हो, कुछ भी हो, उसमें से आधा हमने रिजर्व कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल, इनको क्या बोलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है वो हमारे लिए हैशटैग नंबर 1 प्रायोरिटी पर आते हैं। ठीक है, इतना हमने करा रिजर्व फॉरेस्ट। अब आप बोलोगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है।
ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्ट कर दिया। तो हाफ और 1/3। अब हमने क्या करा, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्लियर्ड बाय द डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये प्रोटेक्ट होता है अनदर डिप्लेशन से। हमने आधा तो प्रोटेक्ट कर दिया और आधे का भी और उसका भी 1/3 1/3 पार्ट हमने अब प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट कर लिया, अब आप वहां पर परमिशन से जाना पड़ेगा। आप डिप्लीशन नहीं कर सकते हो, बिना मतलब आग नहीं लगा सकते हो फॉरेस्ट में, है ना, जो आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट अनक्लास्ड है क्योंकि इनको किसी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। क्यों? These are forest and wasteland which belong to both government and some private individual, also some communities। कि एकदम से लोगों का जीने का हक थोड़ी छीन सकते हैं, कुछ लोग तो अभी भी जंगलों पर डिपेंड है ना अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे जंगल पे लोग डिपेंडेंट है, या फिर गुजरात में अगर हम देखें तो वहां पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। कुछ कम्युनिटी मिलके चला रही है, कुछ इंडिविजुअल चला रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके चला रहे हैं, गवर्नमेंट कभी पैसा दे देती है। तो ये बेसिकली ऐसे करके हमारा पूरा जो है सिस्टम है ये रन कर रहा है। बच्चा लोग, ये जो हमारा फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके भी आ सकता है और एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो थोड़ी सी बातें हैं जो हमें पढ़नी है। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, दैट इज ऑलमोस्ट 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। मध्य प्रदेश के 75% हिस्से में फॉरेस्ट है। तो आप इमेजिन करो मध्य प्रदेश के पास कितने फॉरेस्ट, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट फॉर ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। सबसे लार्जेस्ट इनके पास है, फिर इनके पास भी अच्छा है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान के पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, जो हमने सेकंड नंबर वाला देखा 1/3 वाला पोर्शन। उसके बाद आता है ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, विच इज द थर्ड कैटेगरी। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली अनक्लास्ड है तो यहाँ पर कम्युनिटीज भी मैनेज करेंगे, यहाँ पर रहने वाले लोग। हमें पता है कि कैसे रहना, हमें मत सिखाओ, ठीक है, हम अपना पूरा काम इधर से ही सिखाते। फिर हमारा लास्ट पोर्शन है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब कुछ कम्युनिटी अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जैसे वी हैव हर्ड ऑफ चिपको मूवमेंट एक्सेट्रा, वही करने वाले हम, है ना। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री, बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, बहुत सारे ट्रेडिशनल जमाने से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वेरी 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 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आ जाओ सरिस्का, राजस्थान में है टाइगर रिजर्व। विलेजर्स फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हेन डिड वी पास दिस? 1972। 1972 के जो एक्ट में लिखा हुआ था, इन्होंने बोला जो यहाँ पर एक क्या बनाने वाले थे, यहाँ पर अपना माइनिंग कर रहे थे कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने बोला कि बेटा माइनिंग तो आप नहीं कर पाओगे, माइनिंग करने के लिए जंगल काटने पड़ेंगे, वो हम होने नहीं देंगे। तो राजस्थान की पीपल, राजस्थान के जो लोग थे, दे वर लाइक ना, ये हम नहीं होने देंगे। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व उन्होंने बचा लिया। नेक्स्ट वी हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अगेन यहाँ पर 5 गांव के लोग थे, 1200 हेक्टेयर जमीन उन्होंने डोनेट करी है एक सेंचुरी बनाने के लिए। वाओ, कितने अच्छे लोग हैं। इन्होंने क्या करा है, अपनी जमीन को डोनेट करा है। विलेजर्स केम अप विद देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। विलेजर्स यहाँ पर अपने ओन सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं। Villagers came up with their own set of rules and regulation which do not allow hunting। जो इन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई, ये जो इन्होंने अपना पूरा एरिया बनाया, इन्होंने इस एरिया में जिसका नाम इन्होंने भैरवदेव डाका सेंचुरी रखा, उसमें अपने कुछ ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसमें आप हंटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। लाइक दिस इज द वे सोसाइटी हमारी कंजर्वेशन कर रही है। क्या कर रही है, जहां पर हमारी सोसाइटी के लोग बचाना चाहते हैं, लिटरली दे आर हेल्पिंग सो मच। they are also protecting the wildlife against any outside encroachment। और इन्होंने आने से मना कर दिया कि अगर आप बाहर से आओ ना और आप ऐसे कोई हथियार वथियार लेके आओ, नहीं भाई, देखने जा रहे हो तो देख लो, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी शिकार वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। देन द फेमस चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हिमालयाज में होता, बहुत ही सक्सेसफुल है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। अब डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, पेड़ों को काटा जाएगा, जंगल काट दिए जाएंगे, प्लेन जमीन हो जाएगी। विमेन वर लाइक हमारा तो सब खत्म हो जाएगा, दुनियादारी हमारी खत्म हो जाएगी। सो दे वेंट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन और उन्होंने जाके पेड़ों को गले लगा लिया। एंड दैट इज कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने अब चिपक गया वो पेड़ से। लोग जो थे मेजरली विमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, और वो क्या है बेटा, पेड़ों से वो चिपक गई है, इसीलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट आता है। और चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन, उन्होंने नहीं होने दिया। जो भी गवर्नमेंट चाहती थी, जो भी वहां के लोग चाहते थे डिफॉरेस्टेशन करना, वो उन्होंने अलाउ नहीं किया।
सेकेंडली आप याद रख सकते हो एक बीज बचा आंदोलन था तेरी और नवधान्या, जहां पर ना कुछ जो आर्टिफिशियल क्रॉप्स यूज होती थी उनको हटाया गया, जो साइंटिफिक केमिकल से सारी चीजें जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी फॉरेस्ट को खराब कर रही है वो सब मना कर दे कि अब हम ऐसे सीड यूज करेंगे जो नेचुरल हो, जो कि एकदम हमने बनाया और हमें पता है कि हमारे एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं करेंगे। देन ऑल्सो यू हैव अ प्रोग्राम जिसमें लोकल कम्युनिटीज और सरकार मिलकर काम करती है। तो जो इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि गुड एग्जाम्पल है कम्युनिटीज और मैनेजमेंट और जो है सब लोग गवर्नमेंट वगैरह के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो हमारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वो ठीक हो सके और फर्दर डिप्लीशन से बचाया जा सके। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितने डिटेल में हमने ये चैप्टर करा है उतने डिटेल में आपने अगर एक बार ये चैप्टर कर लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम इस चैप्टर की सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी है, कंजर्वेशन से लेके पूरा एक्सप्लेनेशन फॉरेस्ट किस टाइप के होता है, क्यों फॉरेस्ट डिप्लीशन हो रहा है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन कौन सी टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी हैव डन इन अ क्लास is very relevant for your board exams. So thank you so much everyone, and I'll see you in the live class when we will be doing the quiz of this session. So stay tuned for more such updates, subscribe कर लो channel को, and now I'll see you in the next class. Thank you so much everyone, sending you all lots of love. Bye, take care.